तारीख 10 अप्रैल 2025। इस दिन साउथ अमेरिका में बसा अर्जेंटीना यकायक ठप हो गया। ट्रेनें जहां खड़ी थी वहीं रुक गईं, सैकड़ों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और पूरे दिन बैंक्स में ताला लगा रहा। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी वार्ड्स खुले थे, बाकी सारी सेवाएं बाधित रहीं। दरअसल 10 अप्रैल को अर्जेंटीना के 3 सबसे बड़े लेबर यूनियंस ने एक साथ हड़ताल का आह्वान किया था। उनकी अपील पर हजारों सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ काम बंद कर दिया और वो राष्ट्रपति हावियर मिले की इकोनॉमिक पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे। हावियर मिले दिसंबर 2023 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बड़े लेवल पर सरकारी खर्च में कटौती शुरू की। इसके तहत कई सरकारी विभागों को बंद किया गया, हजारों लोगों को नौकरी से निकाला गया और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन कम कर दी गई। मिले दावा करते हैं कि इससे देश को आर्थिक फायदा हुआ है, लेकिन उनके आलोचक इसको झूठा बताते हैं। उनका कहना है कि मिले की नीतियों के वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। ये लॉन्ग टर्म में अर्जेंटीना को बर्बाद कर देगा। हावियर मिले की एक और पहचान है। उद्योगपति एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में मिले को स्पेशल इनवाइट भेजा था। उनका चाल चरित्र ट्रंप से काफी मेल भी खाता है, इसी वजह से उन्हें अर्जेंटीना का ट्रंप भी कहा जाता है। क्या है हावियर मिले की कहानी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और मिले की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से क्यों होती है, आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये खबरगांव है। नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं, जहां आज अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिले की कहानी। पहले अर्जेंटीना के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। अक्सर हम अर्जेंटीना की बात करते नहीं हैं क्योंकि अर्जेंटीना साउथ अमेरिकी महाद्वीप में बसा है, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। साइज में हिंदुस्तान 7वें नंबर पर है, उसके बाद अर्जेंटीना ही है। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना का नंबर दूसरा है। अर्जेंटीना की आबादी लगभग 4.5 करोड़ है। 80% से ज्यादा लोग ईसाई हैं। अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शहर ब्यूनस आयर्स है, यही मुल्क की राजधानी भी है। दूसरे बड़े शहरों में कोर्डोबा, मेंडोजा और रोजारियो का नाम आता है। फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का जन्म भी रोजारियो में ही हुआ था। अर्जेंटीना की करेंसी अर्जेंटीनियन पेसो है। मुल्क की जीडीपी $574 बिलियन है। साउथ अमेरिका में ब्राजील के बाद उसकी इकोनॉमी दूसरे नंबर पर आती है। प्रति व्यक्ति औसत आय लगभग 11 लाख रुपए, भारत से 5 गुना से ज्यादा। अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। इसकी बड़ी वजह स्पेन का कॉलोनियल रूल था। वो 3 सदियों तक स्पेन का गुलाम रहा अर्जेंटीना। आखिरकार 1816 में उसे मिली आजादी। पॉलिटिकल सिस्टम आपको बता देते हैं। अर्जेंटीना में फेडरल रिपब्लिक सिस्टम है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट के साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वहां पे होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 4 बरस का, जैसा कि यूएस में भी आपको मिलता है। लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपति चुनाव के प्रोसेस में आपको काफी फर्क मिलेगा। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज वाली व्यवस्था है, जिसमें स्टेट बेसिस पर इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं, फिर इन्हें काउंट करके बहुमत डिसाइड होता है। अर्जेंटीना में वैसा नहीं, वहां डायरेक्ट वोट पड़ता है। जिस कैंडिडेट को पहले राउंड में 45% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो राष्ट्रपति बनता है। अगर उसके पास 40% वोट हैं और दूसरे नंबर वाले कैंडिडेट को 30% से कम वोट मिलते हैं, तब भी पहले राउंड में ही विजेता तय हो जाता है। अगर दोनों में से कोई एक भी स्थिति नहीं है, तब दूसरे राउंड की वोटिंग होती है। इसमें पहले राउंड के टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला होता है। अब इसमें जो जीता वो राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति है, जबकि विधायी शक्तियां होती हैं संसद के पास, जो कि नेशनल कांग्रेस है। वहां संसद में 2 सदन है। ऊपरी सदन का नाम सेनेट है, 72 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। निचले सदन का नाम चेंबर ऑफ डेप्यूटीज है। इनके सदस्यों की संख्या 257 है। इनका टर्म 4 बरस का होता है, जैसा कि राष्ट्रपति का भी। बेसिक इंट्रो हो गया। अब हावियर मिले की कहानी जान लेते हैं। हावियर मिले की पैदाइश सन 70 की है, 1970। पिता नोबर्टो मिले ने बस ड्राइवर के तौर पर करियर शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ही वो सफल बिजनेसमैन हो गए। उन्होंने रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में खूब पैसा कमाया। हावियर की मां एलिसिया होम मेकर थी। मिले अपने बचपन के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। आगे आपको वजह भी समझ में आएगी। स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था, घर के अंदर भी शोषण का सामना करना पड़ता था। माता पिता दोनों बुरी तरह पीटते थे और गालियां देते थे। इसके चलते हावियर का अपने घर से मोहभंग भी हुआ। जब बड़े हुए उन्होंने अपने माँ बाप से बात करना बंद कर दिया। मिले जब टीवी करियर के पीक पर पहुंच गए, तब अक्सर कहा करते थे कि मेरे माँ बाप मेरे लिए मर चुके हैं।
यानी ट्रैजिक चाइल्डहुड रहा है। घर में शोषण की वजह से मिले चिड़चिड़े हो गए, उनके अंदर गुस्सा भरता गया और यह गुस्सा अक्सर स्कूल में उतरता था। इसके चलते स्कूल में लोग उन्हें एल लोको बुलाने लगे। एल लोको यानी मैडमैन या सन की व्यक्ति। स्कूल से निकलने के बाद मिले ने एक म्यूजिक बैंड में काम किया, एक लोकल फुटबॉल क्लब में गोलकीपर रहे। 1980 के दशक में उनका झुकाव अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था की तरफ हुआ और उन्होंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद हावियर ने अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाया, फिर स्टेट गवर्नर्स और उद्योगपतियों के सलाहकार बने और कई प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी काम किया। फिर 2010 का दशक आया जब उन्हें अर्जेंटीना के टीवी चैनल्स ने लाइमलाइट देना शुरू किया। फाइनेंस और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उन्हें एक्सपर्ट के तौर पर इनवाइट किया जाने लगा। यहाँ वो दूसरे पैनलिस्ट पर डायरेक्ट अटैक करते, बोलने नहीं देते और उन्हें लाइव टीवी पर गालियाँ देते थे। ट्रम्प से तुलना आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यही हावियर मिले का यूएसपी बना। 2018 तक अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू देने वाले अर्थशास्त्री बन गए। फिर 2020 का साल आया, हावियर मिले ने राजनीति में किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया और 2021 में संसदीय चुनाव लड़े और जीतकर चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में पहुंचे, सांसद हो गए। फिर जून 2022 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश की। चुनावी कैंपेन में वो क्रेजी आइडियाज लेकर आए। जिस तरह की बातें वो टीवी पर करते थे उसको उन्होंने अपना घोषणा पत्र बना लिया। हावियर मिले के कुछ विचार आप सुन लीजिए। वो सेंट्रल बैंक को जलाने की बात करते हैं, यूएस डॉलर को नेशनल करेंसी बनाने की बात करते हैं। कब थे, है ना, जब ये इस तरह की बातें चल रही थी तब। मानव अंगों की खरीद बिक्री को वैध करना चाहते थे। कहते थे कि क्लाइमेट चेंज सोशलिस्ट एजेंडा है और बंदूक पर कंट्रोल कम करना चाहते थे। मिले अबॉर्शन के अधिकार को छीनने की बात भी करते थे और कहते थे कि सेक्स एजुकेशन से परिवार बर्बाद हो जाता है। आपको ये सब सुनकर एक और चिर परिचित नेता की याद आ ही रही होगी। बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा, डोनाल्ड ट्रंप। हावियर मिले उनके बहुत बड़े फैन हैं। ट्रंप को यूएस के इतिहास का महानतम राष्ट्रपति बताते हैं और अपने कमरे में ट्रंप की तस्वीर भी रखते हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक अर्जेंटीना ग्रेट अगेन का नारा दिया था। मिले चुनावी रैलियों में चेन सॉ लेकर घूमते हैं, वो जो आरी होती है जो मोटर से चलती है, इसको दिखाकर वो कहते थे कि मैं इस तरह से मिनिस्ट्रीज और रेड टेप को काट दूंगा, खत्म करूंगा। कालांतर में चेन सॉ ही उनकी पहचान का हिस्सा बनी, स्पेशली अर्जेंटीना के बाहर कि यार एक आदमी ये भी है। उन्हें चेन सॉ कैंडिडेट कहा गया और मिले इसके सहारे आम लोगों तक पहुंचे भी। बहरहाल मिले ने अर्जेंटीना में ऐसा आर्थिक बदलाव लाने का वादा किया, लोग जिसकी आस लगाए बैठे थे, यानी पब्लिक इमेजिनेशन को तो कैप्चर किया। ये सब एक ऐसे समय में हो रहा था जब मुल्क बहुत बड़े आर्थिक संकट में था। महंगाई दर 140% से ऊपर चली गई, 40% से ज़्यादा की आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई। 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा था। इसी की बदौलत उन्होंने अपार जन समर्थन जुटाया और राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे राउंड में आसानी से जीत गए। 10 नवंबर 2023 को उन्होंने अर्जेंटीना के 59वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति बनने के बाद मिले ने क्या क्या किया? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट और बिजली पर सब्सिडी बंद की, फिर 18 मंत्रालयों में से 9 पर ताला लगाया। इसके बाद कान खोल के सुनिएगा, एंटी नेपोटिज्म लॉ में बदलाव कर दिया और अपनी बहन और दूसरे फैमिली मेंबर्स को सरकार का हिस्सा बना दिया। अपने शुरुआती फैसले में मिले ने 5000 से ज्यादा सरकारी स्टाफ को बाहर निकाला। उन्होंने सरकारी प्रोजेक्ट्स को भी सस्पेंड कर दिया। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से एक साल में लगभग 2 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मिले ने पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फंडिंग कम की, कल्चरल मिनिस्ट्री को डाउनग्रेड कर दिया, एक स्टेट फंडेड न्यूज एजेंसी को बंद किया और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी पैसा देने से इनकार किया। मिले ने इसे शॉक थेरेपी का नाम दिया। इसकी वजह से अर्जेंटीना में महंगाई दर में कमी आई। कई दशकों में पहली बार बजट सरप्लस देखने को मिला, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स कहीं ज्यादा हैं। कई सोशल वेलफेयर स्कीम्स बंद हो गई, सैलरी और पेंशन में भारी कमी आ गई, स्कूलों और कॉलेजों में सुविधाएं कम हो गई और गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या पहले जो 40% के आसपास थी 50% के पार चली गई और हजारों लोगों को नौकरी से भी हाथ गंवाना पड़ा। 69% लोग मानते हैं कि इस वक्त अर्जेंटीना में नौकरी ढूंढना नामुमकिन हो चुका है। इन आलोचनाओं पर मिले कहते हैं कि कुछ समय का कष्ट है, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज जो कुछ गलत हो रहा है वो पुरानी सरकार की वजह से, लेकिन 16 महीने बाद भी अच्छे दिन आए नहीं। अर्जेंटीना का फॉरेन रिजर्व लगातार कम हो रहा है, उन्हें यूएस और आईएमएफ के लोन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, मार्केट में नई नौकरियां नहीं है और पेंशन में कटौती की वजह से बड़े बुजुर्गों का जीवन भी मुश्किल है। इसके चलते लोगों में गुस्सा है।
10 अप्रैल की हड़ताल इसी गुस्से का नतीजा था और ये पहली बार भी नहीं हो रहा है। मिले के कार्यकाल में हुई तीसरी बड़ी हड़ताल है, लेकिन अभी भी मिले को बहुमत का समर्थन है। अप्रूवल रेटिंग 50+ है, 50 के आसपास है। उन्हें ट्रंप सरकार और एलन मस्क से भी शाबाशी मिलती रहती है। वो मिले को एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। ऐसे में उनकी सेहत को छोटी मोटी हड़तालों से तो फर्क ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि हावियर मिले ही वो अर्जेंटीनियन हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर जब दुनिया भर के नेताओं के सामने उल्टा सीधा बोला लिबरल वैल्यूज को, तब दुनिया भर के अखबारों में खबरें बनी थी कि ये देखो इस तरह से ऑपरेशन किया जाता है। उन मिले की कहानी आपने सुन ली। एक ट्रैजिक बचपन है और वो ट्रॉमा उन्हें काम करने नहीं दे रहा है। हड़ताल पर हड़ताल उनके मुल्क में हो रही है। अर्जेंटीना का अध्याय यहाँ पर रोक देते हैं। अब एक बोनस खबर आपको बता दें, यूएस चाइना का ट्रेड वॉर 2 कदम आगे बढ़ गया। 10 अप्रैल को ट्रंप सरकार ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया था, जबकि उन्होंने एक दिन पहले ही बाकी देशों पर लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ रोक दिया था। लेकिन चीन को उन्होंने रिस्पेक्ट ना करने को डांटा, और उस पर टैरिफ बढ़ा दिया। इसके जवाब में चीन में अमेरिका पर फिर से टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़कर 125% हो गया है। ये तीसरी बार है जब चीन ने अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाया है। अब ट्रंप के जवाब का इंतजार है। टैरिफ वॉर के बारे में हम राजदूत में लगातार आपसे बात कर रहे हैं। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ अभिषेक का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। हमने कह दिया कि कल मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात अब सोमवार को होगी। वीकेंड छुट्टी रहती है।